हम देखते हैं उन नाइट्स के सामने बड़े बड़े बीस्ट होते हैं, जो कि देखते ही विनफोर्ड कह रहा होता है ये फॉलन किंग बियर है, इसी के साथ ये नेदर शैडो बीस्ट से इन्फेक्टेड है और वो जो बीस्ट होते हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं, जो कि देखते ही विनफोर्ड कहता है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अचानक से एक बीस्ट वेरनाडो के पीछे से एक स्नेक अटैक करता है, जो कि देखते ही वेरनाडो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मन ही मन कह रहा होता है नहीं मैं इसे डॉच नहीं कर सकता। तभी अचानक वहाँ पे रे आ जाता है और उस बीस्ट को मार डालता है, जो कि देखते ही वेरनाडो उन दोनों से कह रहा होता है नाइसली, काफी अच्छा वर्क किया तुम दोनों ने, चलो अब खुद को प्रोटेक्ट करो। ये सुनते दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो बड़ा बेस्ट वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता है, जो कि देखते ही डेलबर्ट कह रहा होता है आखिर ये बड़ा बेस्ट क्यों नहीं हिल रहा। तो विनफोर्ड कह रहा होता है मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ गैरी वो दो बीस्ट से लड़ रहा होता है, लेकिन वो जो बीस्ट होते हैं वो उस पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी रे आके उसकी मदद करता है और उससे कह रहा होता है ध्यान से ये फॉलन वियर की पावर डीमन वुल्फ से भी ज्यादा है। तभी अचानक वो जो बड़ा सा बीस्ट होता है वो उन पे अपना रोअर अटैक करता है, जिसके पावर की वजह से सभी पीछे घसीटते हुए जा रहे होते हैं। गैरी ये देखते हुए कहता है आखिर ये कैसी पावर है। तो रे मन कह रहा होता है इसकी पावर ये काफी ज्यादा डरावनी है। तभी वो फॉलन बियर किंग उनकी तरफ इशारा करता है। ये देखते ही विनफोर्ड कह रहा होता है वो सिर्फ वहाँ पे खड़ा है। तो वेरनाडो उस बीस्ट से लड़ते हुए कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो बीस्ट कहता है तुम लोग कभी भी डार्कनेस को नहीं हरा सकते, डार्कनेस इस पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेगी। ये देखते वेरनाडो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या ये बोल सकता है। वो बीस्ट कहता है तुम लोगों का हारना ये तय है, इसके अलावा तुम जरूर मरने वाले हो। ये देखते ही रे काफी ज्यादा डर जाता है। तभी डेलबर्ट कहता है आखिर इसके कहने का क्या मतलब है। वेरनाडो कहता है मुझे नहीं पता, लगता है ये हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो जो बीस्ट होता है वो उड़ते हुए वहाँ से चले जाता है। तो डेलबर्ट कहता है क्या वो चले गया। विनफोर्ड कहता है हम काफी ज्यादा लकी है कि उस कमीने ने हमसे लड़ना नहीं चुना, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल था। दूसरी तरफ इतने सारे बीस्ट को मारने के रिवॉर्ड के तौर पे रे को नोवाइस रैंक बीस्ट कोर मिला। सिस्टम उसे कह रहा होता है क्या वो इसे ऑब्जर्व करना चाहेगा, लेकिन रे इस पे ध्यान नहीं देता और वो मन में कह रहा होता है अभी अभी इस बीस्ट ने जो भी बोला क्या ये मेरे लिए था। तभी विनफोर्ड उन दोनों के पास आते हुए कह रहा होता है रे और गैरी तुम दोनों ने काफी अच्छा किया, मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम दोनों क्वालिफाइड नाइट बनोगे। तो रे उससे कह रहा होता है लॉर्ड नाइट क्या आप सभी का सामना इस तरह के बात करने वाले बीस्ट से अधिकतर होता रहता है। तो विनफोर्ड कह रहा होता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा सामना कभी भी नेदर शैडो बीस्ट से नहीं हुआ है और ये हमारा फर्स्ट टाइम था जब हमारा सामना इससे हुआ। उसी के साथ वो रे को देखता है और मन मन कह रहा होता है आखिर ये बच्चा ये इतना शांत क्यों है। उसी के साथ इसकी परफॉर्मेंस इसकी उम्र से काफी ज्यादा परे है। लेकिन दूसरी तरफ डेलबर्ट वो रे को बुरी तरीके से देख रहा होता है। इसी के साथ कुछ समय बाद वो सभी रेनी टाउन में पहुंच जाते हैं। विनफोर्ड वहाँ पे जाते हुए देखता है कि वहाँ पे कई सारे सोल्जर्स तैनात है, जो कि देखते वो कह रहा होता है आखिर यहाँ पे इतने सारा ये काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ के गार्ड्स रोज के मुकाबले ज्यादा क्यों है। और ये कहते हुए गार्ड से कह रहा होता है सिक्योरिटी इतनी अचानक क्यों बढ़ गई है। तो वो गार्ड कह रहा होता है एलोर किंगडम ने एम्बर अलर्ट जारी किया है और पूरे शहर को मार्शल लॉ के तहत रखा गया है। तो वो मन कह रहा होता है क्या एम्बर अलर्ट, क्या ये पहले से सीरियस है। ऐसा लगता है कि ये कॉन्टिनेंट पहले ही बहुत ही खतरे में है। ये कहते हुए रे को देखता है और मन कहता है क्या वो लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए चुना जाएगा। दूसरी तरफ रे मन कह रहा होता है डैड मैं जल्दी नाइट बन के वापस आऊंगा, सब शुरू हो गया है बस मेरा इंतजार करो। इसी के साथ हमें 10 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लासरूम में एक टीचर सभी स्टूडेंट से कह रही होती है हालांकि कई नाइट्स मैजिक का यूज नहीं कर सकते, लेकिन वे एक तरह की एबिलिटी को समझ सकते हैं। क्या कोई बता सकता है कि ये किस तरह की एबिलिटी है। तो गैरी अपने हाथ को ऊंचा करते हुए कह रहा होता है ये क्यूआई है और क्यूआई को कल्टीवेट करने से ये हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे सेंस को और भी ज्यादा सेंसिटिव कर देता है। इसी के साथ ये कुछ ही समय में इंसानों की लिमिट को तोड़ देता है, जो कि देखती वो टीचर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ऐसा लगता है कि जैसे तुमने पूरी तैयारी कर ली है। तो क्या कोई बता सकता है कि 15 साल की उम्र के बाद क्यूआई कल्टीवेट करना क्यों जरूरी है। ये कहते वो रे को पुकारती है। अभी गैरी को पता चलता है कि रे वहाँ से गायब है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा रन होता है और मन मन कहता है कि क्या वो कहाँ चले गया। इसी के साथ वो बहाना बनाते हुए कह रहा होता है वो तो बाथरूम गया है। तो टीचर नेस्लेविया से पूछती है। तभी नेस्लेविया खड़ी होती है और कहती है क्योंकि क्यूआई कल्टीवेट करने से बाद में हमारे बॉडी पर बहुत ही ज्यादा बोझ पड़ेगा, तो इसलिए बाद में हमारी बॉडी पे काफी ज्यादा बोझ पड़ेगा और 15 साल की उम्र के बाद इटरनल ऑर्गन्स डेवलप होके मैच्योर होने लगती है और अगर इस टाइम से कल्टीवेट करना शुरू किया जाए तो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचती। इसी के साथ वो भी गैरी की सीट की तरफ देख रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि गैरी एक जंगल में अपने पेट यानी कि नोवा के साथ बीस्ट हंट कर रहा होता है। इसी के साथ उसका जो बीस्ट होता है नोवा वो काफी इजीली उस बड़े बीस्ट को मार देता है और रे को नोवा रैंक बीस्ट कोर मिलता है। इसी के साथ रे उसे ऑब्जर्व कर लेता है और नोवा को वापस भेजते हुए कह रहा होता है चलो आज ये खत्म हो चुका है, अगर मुझे जाने में और देरी हुई तो शायद कुछ लोग पागल हो जाएंगे। तभी अचानक उसके पीछे से विनफोर्ड आता है और उसे कह रहा होता है ये तो अनएक्सपेक्टेड था, मैं बस सोच रहा था कि मैं पहले जाके किससे मिलूं, लेकिन तुम मिल गए। वैसे ये बुरा नहीं है, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होने के बाद भी तुम वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब रहे। क्योंकि देखते ही रे भी काफी खुश होता है और उसके
उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। विनफोर्ड उससे कह रहा होता है 10 साल हो चुके हैं और तुम काफी ज्यादा लंबे हो चुके हो। तो रे कह रहा होता है लेकिन तुम अब भी वैसे हो, यहाँ तक कि तुम्हारे चेहरे पे कोई एक झुर्रियां भी नहीं आई है। वैसे मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारी एज कितनी है। तो विनफोर्ड हंसते हुए कह रहा होता है अरे ये एक सीक्रेट है। वैसे मैंने तुम्हारे पर्सनल टीचर से सुना था कि तुम हाल ही में अक्सर बीस्ट को हंट करने के लिए छिपकर निकल जाते हो। ऐसा लगता है कि आज की हार्वेस्ट काफी ज्यादा अच्छी हुई। तो रे कह रहा होता है हाँ, वैसे भी अगर एम्बर अलर्ट हाल में नहीं हटाया गया होता तो मेरे लिए छिपकर बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होता। तो विनफोर्ड आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है वैसे हाँ रे, मैं तुम्हारे घर गया था। जो कि सुनते ही रे रुक जाता है। विनफोर्ड उससे कहता है तुम्हारे डैड की बीमारी अभी भी उतनी ज्यादा सीरियस नहीं हुई, तुम्हारी मॉम उनकी देखभाल कर रही है। उन्होंने मुझे ये तुम्हें बताने के लिए कहा था, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये देखते रे शांत होते हुए कह रहा होता है थैंक यू। और वो मन मन कहता है पिछले 10 सालों में चाहे हवा चल रही हो या फिर बारिश हो रही हो, मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन मैंने फिर भी कोई भी नया स्किल अवेकन नहीं किया। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि शुरुआत में था। तभी विनफोर्ड उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है चलो हम एक साथ चलते हैं। वैसे खुश हो जाओ, कल वो दिन होगा जब तुम लोग ओवेरन एकेडमी में जाओगे। और ये कहते वो आगे बढ़ने लगता है और रेनी टाउन में एंटर कर जाता है। तभी हम वहाँ पे 2 लोगों को देखते हैं, जहाँ पे एरन एक गार्ड से कह रहा होता है क्या तुम्हें पता नहीं है मेरा मतलब क्या है। तो वो गार्ड कह रहा होता है एम्बर अलर्ट रिमूव हो चुका है, तो इसलिए कोई भी रीजन नहीं है कि हम उसे रोके। और वैसे भी वो एक बच्चा है तो वो कहाँ जाएगा। तो एरन गुस्से होते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें पहले कई बार कह चुका हूँ, वो खास है, तुम्हें उसका हर पल ध्यान रखना चाहिए। तभी पीछे से विनफोर्ड आता है और कह रहा होता है एरन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये देखते एरन काफी हैरान होता है और उससे कहता है हे विनफोर्ड तुम कब आए। तभी वो रे को देखता है और उसे मारते हुए कह रहा होता है तुम बेवकूफ, तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें कई बार कहा था कि मेरी नजर से दूर मत जाना। ये कहते वो रे का सर सुझा देता है। जो कि देखते रे उससे कह रहा होता है एम्बर अलर्ट हटाए हुए 1 महीना हो गया है, तो मेरा बाहर जाना नॉर्मल है। और इसी के साथ दोनों ही लड़ाई करने लगते हैं। तो विनफोर्ड उन दोनों को रोक रहा होता है। फिर कुछ समय बाद रेनी टाउन प्लाजा में सभी लोगों को गैदर किया जाता है और बताया जाता है कि सारे स्टूडेंट प्लाजा में गैदर हो जाए, जहाँ पे सारे स्टूडेंट गैदर भी हो जाते हैं। तभी गैरी रे को देखते हुए कह रहा होता है आज तुम बहुत ही जल्दी आ गए, क्या तुम पकड़े गए थे। तो रे कह रहा होता है आज का दिन बस बेकार था। और वहाँ पे नस्लेविया रे को घूर रही होती है। तभी लैंसी सभी लोगों से कह रहा होता है मैं अटेंडेंट लैंसी हूँ और कल मैं तुम लोगों को ओवेरन नाइट एकेडमी में ले जाऊंगा। ये जर्नी 7 दिन की होगी और अगर तुम लोग कोई भी एक्सीडेंट नहीं चाहते तो मेरे ऑर्डर को फॉलो करना। दूसरी तरफ एक गार्ड विनफोर्ड से कह रहा होता है लॉर्ड विनफोर्ड क्या आपने इस बार रूट को तय कर लिया है। तो विनफोर्ड कह रहा होता है हाँ, इस बार हम स्वैम्प रूट को चुनने वाले हैं। ये देखते ही वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या स्वैम्प रूट, क्या ये बच्चों के लिए जल्दी नहीं है। तो विनफोर्ड कह रहा होता है अगर वो नाइट बनना चाहते हैं तो उन्हें टेस्ट को पास करना होगा। फिर हमें अगले दिन रेनी टाउन का एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पे काइल कह रहा होता है हमने टेलीपोर्ट डिवाइस का यूज क्यों नहीं किया, क्या हम टेलीपोर्ट डिवाइस के जरिए सीधे अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकते थे। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर हम टेलीपोर्ट का यूज करते तो हम साफ रूप से काफी दूरी से बच सकते थे। तभी डैन उन लोगों से कह रहा होता है बेवकूफों का एक ग्रुप, ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवेरन नाइट एकेडमी के पास कोई भी टेलीपोर्ट डिवाइस नहीं है। तो काइल कहता है क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोलैंड एकेडमी के बराबर भी नहीं है। रोलैंड एकेडमी के पास ये डिवाइस है लेकिन क्या हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी नस्लेविया हंसते हुए उन लोगों से कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने क्लासेस पर ध्यान नहीं दिया है। जो कि देखते वो दोनों काफी हैरान होते हैं। नस्लेविया उन लोगों से कह रही होती है ओवेरन नाइट एकेडमी ये बॉर्डर पर है, उन्हें न सिर्फ दुश्मन के अटैक का सामना करना पड़ता है बल्कि उन्हें नेदर शैडो बीस्ट के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। और अगर वो लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट डिवाइस को सेटअप करेंगे तो एक बार अगर वो एकेडमी हार जाती है तो दुश्मन टेलीपोर्ट का यूज करते हुए किसी भी कंट्री के हिस्से पर हमला कर सकते हैं। ये सुनते काइल और डैन कह रहा था क्या टीचर ने पहले कहा था, हमने तो कभी नहीं सुना। तभी गैरी देखता है कि नस्लेविया रे की तरफ देख रही होती है। जो कि देखती वो मन मन कह रहा होता है क्या वो अभी यहाँ पर ही देख रही थी या फिर मैंने गलत देखा। और कुछ समय बाद वो से भी कैसल रियोन के करीब पहुँच जाते हैं, जहाँ पे शाम हो जाती है। तो इसलिए रात होने से पहले उन लोगों को यहाँ पे कैंप लगाना होगा और सभी लोग कैंप लगाने लगते हैं। नस्लेविया तब भी रे की तरफ देख रही होती है। जो कि देखते ही गैरी रे से कह रहा होता है रे मुझे लगता है कि नस्लेविया तुम्हारी तरफ देख रही है। तो रे उससे कह रहा होता है क्या वो मेरी तरफ देख रही है, लेकिन क्यों। तो गैरी धीरे धीरे उससे कहता है अगर तुम मुझ पे यकीन नहीं करते तो अपने पीछे देखो। ये कहते दोनों ही पीछे देखते हैं। जो कि देखते ही नस्लेविया काफी ज्यादा घबरा जाती है और हार बनाने लगती है। ये देखते ही गैरी हंसते हुए रे से कह रहा होता है देखा मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो तुम्हारी तरफ देख रही है। तो रे उससे कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे लाल बाल है। तो गैरी कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तुम बस अकेले नहीं हो जिसके लाल बाल है, यहाँ पे डुओ हुआंग लैन और काइले इन चारों के लाल बाल है। तो गैरी कह रहा होता है हाँ तुम ठीक हो लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता। तो गैरी एक अजीब सी हंसी देते हुए कह रहा होता है क्या सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नस्लेविया काफी ज्यादा सुंदर है, क्या तुम उसे नहीं चाहते। और फिर उसके बाद डैन अपने साथियों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। उसके जो साथी होते हैं उसे ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं डैन इस तरह छुपन छुपाई खेलना बंद करो, इस जगह
ये अच्छा नहीं है और उन्हें अजीब तरह की स्मेल आ रही होती है। जो कि देखते ही वो लोग कहते हैं ये अजीब तरह की स्मेल, आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है, क्या यहाँ पे कोई चूहा मरा है। और वो लोग अपने सामने देखते हैं जहाँ पे एक दलदल होती है। जो कि देखते ही वो लोग कहते हैं आखिर ये चिपचिपी गंदगी ये क्या है, क्या ये एक दलदल है। तभी उनके पीछे लैंसी आता है और डरावने तरीके से उन दोनों से कहता है ये एक दलदल है। जो कि देखते ही उन दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। लैंसी उन दोनों से कह रहा होता है अगर तुम नहीं चाहते कि इस दलदल के कीड़े तुम लोगों के पैर को काट जाए और तुम्हें खा जाए तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम लोग जल्दी अपने कैंप को बनाओ और सो जाओ। फिर उसके बाद रात हो जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि रे चुपके से बाहर निकल गया होता है और वो मन मन कहता है ये बुरा नहीं है, लकीली डिनर टाइम का फायदा उठा के मैं यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब रहा और मुझे इस गाइडिंग नाइट से बचना भी नहीं पड़ा। तभी अचानक उसका हाथ खींच लेता है। जो कि देखते वो काफी हैरान होता है। वो देखता है कि वहाँ पे नस्लेविया है। नस्लेविया उससे कह रही होती है रे बहुत देर हो चुकी है, तुम ये कहाँ पे जा रहे हो। तो रे कहता है मैं बीस्ट को हंट करने के लिए जा रहा हूँ। नस्लेविया उससे कहती है क्या बीस्ट को हंट करने के लिए, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये जगह रेनी टाउन से काफी ज्यादा अलग है। अगर तुम्हारे सामने कोई इंटरमीडिएट रैंक का बीस्ट आ गया तो तुम क्या करोगे, क्या तुम जानते हो कि यहाँ तक कि नाइट भी तुम्हें बचा नहीं सकते। तो रे उसका हाथ हटाते हुए कह रहा होता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पहले भी इंटरमीडिएट रैंक के बीच से निपट चुका हूँ तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये कहते हैं वो आगे बढ़ जाता है। जो कि देखते नस्लेविया हैरान होती है और मन मन कहती है रे ये लड़का काफी ज्यादा अजीब है। और कुछ समय बाद सुबह हो जाती है जहाँ पे लैंसी चिल्लाते हुए सभी लोगों से कह रहा होता है तुम आलसी लोग जल्दी उठ जाओ और अगर जो लेट उठेगा उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। जो कि देखते गैरे की आँख खुलती है और वो अपने सामने देखता है कि रे की आंखें लाल है। जो कि देखते वो काफी ज्यादा डर जाता है और कह रहा होता है क्या तुमने मुझे डरा दिया, तो तुम्हारे साथ क्या हो गया है, क्या तुम्हें रात में अच्छी नींद नहीं आई है। तो रे उससे कह रहा होता है नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से सोया था। गैरी उससे कह रहा होता है झूठ बोलना बंद करो, जैसे कोई तुम पे यकीन करेगा। ये कहते वो उठने लगता है और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है जल्दी उठो, मैं इतने सारे लोगों के सामने सजा नहीं पाना चाहता। लेकिन रे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सिस्टम को देख रहा होता है जहाँ पे उसके पॉइंट 59 तक पहुंच चुके होते हैं और नोवा के 32 पॉइंट हो चुके होते हैं। जो कि देखते वो कह रहा होता है ग्रेट, इस स्पीड के अकॉर्डिंग ओवेरन अकेडमी पहुंचने से पहले ही मैं नोवाइस रैंक के बीस्ट कोर को मैक्स तक ऑब्जर्व कर पाऊंगा और फिर मैं इंटरमीडिएट रैंक कोर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दूंगा। और कुछ समय बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे विनफोर्ड देखता है कि ये जगह काफी शांत होती है। इसी के साथ वो सभी धीरे धीरे चलने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे रे अभी भी सो रहा होता है, लेकिन गैरी वो मन मन कह रहा होता है बाहर इतनी शांति क्यों है, लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी एक घोड़ा चिल्ला उठता है। जो कि देखते ही रे भी उठ जाता है और अचानक से उनके ऊपर उन बीस्ट का अटैक होता है। जो कि देखते ही सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी गैरी उठते हुए से मार डालता है और रे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गैरी चिल्लाते हुए सभी लोगों से कह रहा होता है ये एक शार्प बग है, जल्दी बैटल के लिए तैयार हो जाओ। तभी और एक शार्प बग उस लड़की पर अटैक करता है, लेकिन गैरी उसे बचा लेता है। ये देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। गैरी कह रहा होता है शार्प बग हमेशा ग्रुप में अपेयर होते हैं तो यहाँ पे और भी ज्यादा बग्स आने वाले हैं, तो जल्दी तैयार हो जाओ। और इसी के साथ सभी तैयार हो जाते हैं और सभी बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे काइले कह रहा होता है चलो देखते हैं कौन ज्यादा बग को मारता है। ये देखते ही रे अपने ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है और कह रहा होता है ये सभी तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, ये तो बस नोवाइस रैंक के बीस्ट है, इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तभी वो देखता है कि ऊपर वो सारे नाइट्स उन्हें देख रहे होते हैं। जो कि देखते ही रे मन मन कह रहा होता है वो सारे नाइट हमें देख रहे हैं, मतलब मैं समझ चुका हूँ वो हमारे टेस्ट ले रहे हैं। इसी के साथ वो अंदर जाने लगता है। जो कि देखते ही नैनो से कहता है हे तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम हमारे फॉर्मेशन को तोड़ रहे हो। तो रे आलस लेते हुए कह रहा होता है ये बस एक नोवाइस रैंक के बीस्ट है तो तुम्हें मेरी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं होगी, वैसे भी तुम्हारे पास एग्जैक्ट नंबर है तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो अंदर जाके सोने लगता है। तो रे को देखते ही विलन से कह रहा होता है उसे देख के लगता है कि उसे जरूर रेड बेल्ट मिलेगा। तो दूसरा नाइट कहता है मुझे लगता है कि वो डर गया होगा। तभी और एक नाइट कह रहा होता है देखो उस लड़के को, उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और सभी गैरी को देख रहे होते हैं। जो कि देखते एक नाइट कह रहा होता है जरूर उसे व्हाइट बेल्ट मिलेगा। तभी विनफोर्ड कहता है देखो और एक बच्चा, हालांकि वो अटैक कम करती है लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसाइट है। और वो नस्लेविया को देख रही होती है जो कि काफी अच्छा लड़ रही होती है। तभी वहाँ पे अचानक से एक धमाका होता है और अंदर से एक बड़ा सा बीस्ट बाहर निकलता है। ये देखते ही सभी लोग डरने लगते हैं। तभी वो जो बीस्ट होता है वो मॉन्क पर अटैक करता है। ये देखते ही मॉन्क चिल्लाने लगता है और कहता है प्लीज कोई मुझे बचाओ। वो बीस्ट उस पर अटैक कर देता है। तभी अचानक इयान आते हुए उस बीस्ट पे अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। उसी के साथ डुओ, हुआंग और काइले तीनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं और उस बीस्ट को इजीली मार डालते हैं। ये देखते हुए वो नाइट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि जैसे हमें कुछ भी नहीं करना है, ये लाल बालों वाले बच्चे उतनी भी ज्यादा बुरे नहीं है। तो दूसरा नाइट हंसते हुए कह रहा होता है हाँ सिवाय एक के। दूसरी तरफ विनफोर्ड मन मन कह रहा होता है यान ना केवल स्ट्रॉन्ग है बल्कि वो अपनी साथियों की देखभाल करना जानता है, वो काफी ज्यादा रेयर है। और अगर बात आती है रे के कंपैरिजन में तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रे अभी भी सो रहा होता है और आलस ले रहा होता है।
गैरी उससे कहता है तुम हमारे साथ क्यों नहीं लड़े, ये गाड़ी बहुत ही खतरनाक था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हें बचा नहीं पाते। रे उससे कह रहा होता है मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी और वैसे भी नाइट समय देख रहे थे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखते बिनफोर्ड कह रहा होता है पता नहीं भविष्यवाणी में कौन चुना गया है, वैसे मेरा गला थोड़ा खराब है तो इसलिए अगर आवाज उल्टी पुल्टी आए तो प्लीज माफ कर देना। दूसरी तरफ वो सारे स्टूडेंट्स ये सब करके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, जहाँ पे डैन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हम सभी रियल नाइट बन सकते हैं, वैसे अगर मैं लकी रहा तो शायद मुझे व्हाइट बेल्ट मिल सकती है। ये सुनते गैरी से कह रहा होता है क्या व्हाइट बेल्ट, आखिर ये क्या है। तो डैन उससे कहता है क्या तुम नहीं जानते, भले ही हम नाइट्स बन जाएंगे लेकिन नाइट्स में भी कई सारे रैंक होते हैं। क्या तुमने देखा जिन नाइट्स को हम फॉलो कर रहे थे उन सभी के पास व्हाइट रिबन स्क्वायर है जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक पे आती है। व्हाइट के अलावा ग्रीन ब्लैक जैसे डिफरेंट टाइप एबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे लोएस्ट नाइट रैंकिंग वो रेड बेल्ट है और टेस्ट में सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले को ही ये मिलेगा। व्हाइट बेल्ट पाने वाले को न सिर्फ स्पेशल गाइडेंस मिलेगा बल्कि एक पर्सनल टीचर और उसी के साथ साथ रिसोर्स रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन रेड बेल्ट वाले इतने भी ज्यादा लकी नहीं होते, उन्हें न सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग मिलती है बल्कि किसी को उनकी परवाह भी नहीं होती, ज्यादातर समय वो जो चाहे वो कर सकते हैं लेकिन रिवॉर्ड तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। ये सुनते रे काफी ज्यादा रन होता है और मन ही मन कहता है क्या जो चाहे वो कर सकता हूँ, जिसका मतलब मैं और भी ज्यादा बीस्ट को हंट कर पाऊंगा, मैं हाई रैंक क्रिस्टल और एबिलिटी को पाने में काबिल हो सकता हूँ। ये काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब मुझे रेड बेल्ट पाने का कोई तरीका सोचना चाहिए और मुझे वो पाना ही होगा। इसी के साथ कुछ समय बाद वो सभी ओवेरियन नाइट अकेडमी में पहुंच जाते हैं। जो जगह देखते हुए रे कह रहा होता है तो ये जगह ओवेरियन अकेडमी है। ये देखते वो काफी हैरान होता है और वो जो ओवेरियन अकेडमी होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो डैन कह रहा होता है हे भगवान, हालांकि मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी ज्यादा ग्रेट होगी, ये तो एक सिटी की तरह है। आगे बढ़ते हुए गैरी कह रहा होता है मैं जिस गाँव में पला बड़ा हूँ ये उसके कंपेरिजन में पूरी तरीके से अलग दुनिया है। तो लैंसी कह रहा होता है चलो मेरे पीछे पीछे आओ, इधर उधर मत देखो, अगर तुम खो जाओगे तो मुझे कोई भी परवाह नहीं होगी। ये कहता है वो उन सभी को आर्मरी और लाइब्रेरी इस तरह के अलग अलग जगह ले जाता है। इसके साथ वो उन्हें गाइड फाइनल स्टॉप में ले जाता है जहाँ पे बड़े बड़े नाइट्स की कई सारी स्टैचूज होती है। ये जगह देखते ही वो सभी डर रहे होते हैं लेकिन रे आसपास की जगह को ऑब्जर्व कर रहा होता है और मन मन कहता है ये सेमेट्री ये अजीब क्यों लग रही है। और इसी के साथ वो उस नाइट की स्टैचू को देखता है। लैंसी उन सभी लोगों से कह रहा होता है ये जगह उन नाइट्स की बुरियल प्लेस है जो कि एलोड किंगडम के लिए फाइट करते हुए मारे गए थे। तो मैं तुम सभी को याद दिला दूं ये वार कभी खत्म नहीं होगी और तुम लोगों को नाइट के मिशन को याद रखना है और अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन दूसरी तरफ रे वो उस स्टैचू को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये लोग हमारे इसके बॉडी का यूज आर्मर और वेपन बनाने के लिए कर रहे हैं। इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी नेस्लेविया लैंसी से पूछती है वैसे स्टैचू ये किसकी है। तो लैंसी कह रहा होता है ये लोग ओवेरियन अकेडमी के फाउंडर है द लेजेंडरी ड्रैगन नाइट। जो कि सुनते हुए रे कह रहा होता है ड्रैगन नाइट ये क्या है। लेकिन लैंसी उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत है। ये देखते ही रे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है। तो गैरी उसे देखते हुए कह रहा होता है आखिर रे के साथ क्या गलत है। दूसरी तरफ रे उस जगह को देखते हुए मन ही मन कहता है आखिर क्यों इस बुरियल सेमेट्री के नीचे एक चैम्बर क्यों है। इसी के साथ वो अपने ड्रैगन आई के जरिए उस चैम्बर में देखने लगता है जिससे कि उसे कुछ मिलता है। जो कि देखते ही वो कहता है इसके अंदर कुछ है जो कि जिंदा है। और वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे गैरी आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि मैं किसके साथ रहूंगा लेकिन मैं ये होप करता हूँ कि हम सभी एक साथ रहें। लेकिन रे उसकी बात नहीं सुनता और मन ही मन कह रहा होता है अजीब बात है उस बुरियल चैम्बर में आखिर वो लिविंग चीज क्या थी और ये स्टेट काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, अगर वो कोई मॉन्स्टर हुआ तो क्या होगा। तभी गैरी उसे कहता है रे क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो। रे उसे कहता है सॉरी मैं बस किसी के बारे में सोच रहा था, वैसे क्या तुम्हारा मतलब रूममेट से है। तो गैरी उस रूम के सामने जाते हुए कह रहा होता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी एक ही जगह में रहने वाले हैं, तो मुझे देखने दो हम कौन कौन रहने वाले हैं। ये कहते वो उस लिस्ट को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे नेस्लेविया आते हुए कह रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो कि देखती वो दोनों काफी हैरान होते हैं। नेस्लेविया कह रही होती है आखिर वो लोग कैसे मुझे तुम लोगों के साथ रहने के लिए दे सकते हैं, मैं तुम लड़कों के साथ नहीं रह सकती। तो गैरी हंसते हुए कह रहा होता है अरे इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है, वैसे भी मैंने सुना है कि अकेडमी कोई भी भेदभाव नहीं करती है और वैसे तुम चिंता मत करो हम एक साथ अच्छे से रहेंगे। तो नेस्लेविया उसे अपने बैग से मारते हुए कह रही होती है बकवास करना बंद करो, मैं तुम लड़कों के साथ नहीं रहने वाली हूँ। ये शोर देखते ही सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं अभी क्या हुआ। तो रे कह रहा होता है कुछ भी नहीं, बस वो पागल लड़की अपना आपा खो बैठी। तभी गैरी उठते हुए उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। जो कि देखते मॉन्क कह रहा होता है मैं मॉन्क हूँ और इयान कह रहा होता है तुम सभी से मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम इयान है। जो कि देखते रे मन में कह रहा होता है इसके बाल भी तो लाल है। तभी गैरी उस लिस्ट को देखते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हमारे और दो रूममेट है डैन और मार्था वार्डविक। तो रे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैंने ये नाम पहले कभी सुना है। तभी वहाँ पे बहुत ही गुस्से में
नेस्लेविया फिर से आती है और उस बैग को लेते हुए कह रही होती है, मैं अब अंदर कपड़े बदलने के लिए जा रही हूँ, तो तुम लोग सावधान रहना और अंदर कोई भी मत आना। ये देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पे डैन आता है और उन लोगों को ऐसे देखते हुए कह रहा होता है, हे तुम लोग यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हो? तो गैरी कहता है, डैन हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। डैन कहता है, मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? गैरी उसे कहता है, हमें अंदर एक बड़ा सा कॉकरोच मिला है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अंदर कौन जाएगा और उसे मारेगा। तो डैन हंसते हुए कह रहा होता है, क्या बस एक कॉकरोच और तुम इतना डर गए? क्या मजाक है, मैं तुम लोगों के लिए इस कॉकरोच को मारूंगा। और ये कहते ही वो अंदर चले जाता है और अंदर जाने के बाद उसकी बहुत पिटाई होती है, जो कि देखते बाहर के जो लोग होते हैं वो हंस रहे होते हैं। फिर कुछ समय बाद खाना खाते समय डैन कह रहा होता है, तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम लोगों की वजह से उसने मुझे बहुत ही ज्यादा पीटा। और हम देखते हैं कि उसके मुंह पे थप्पड़ के निशान होते हैं। तो गैरी उसे कह रहा होता है, हाँ ये बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इससे बात करना चाहते हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाता। तो डैन उससे कहता है, लेकिन उससे बात करना कौन चाहेगा, वो तो एक चुड़ैल है। तभी नेस्लेविया उन लोगों की बात सुन लेती है और चिल्लाते उन लोगों से कह रही होती, क्या तुमने क्या कहा और तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? ये देखते ही वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। गैरी कह रहा होता है, हाँ हमने तो कुछ भी नहीं कहा। तो नेस्लेविया उन लोगों से कहती है, तुम लोग अभी भी खा रहे हो? जल्दी असेसमेंट शुरू होने वाला है, क्या तुम लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं? तो गैरी कह रहा होता है, क्या ये असेसमेंट नाइट बेल के लिए है? वैसे हाँ मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन इससे खाने का क्या लेना देना? तो गैरी कहता है, वैसे भी ये सब कुछ फ्री है। और ये कहते वो दोनों बुक्कर की तरह खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अविरन अकेडमी के दो लोग आते हैं और उन लोगों को इस तरीके से खाते हुए देख कह रहे होते हैं, देखो इन गरीब लोगों को कैसे बुरी तरीके से खा रहे हैं, जैसे कि इन लोगों ने पहले कभी नहीं खाया हो। कोई बात नहीं, वैसे भी ये लोग खाने के बाद शायद अपनी मॉम को ढूंढने के लिए वहाँ पे चले जाएंगे। और ये कहते वो दोनों इयान के पास आते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं, देखो इसका शरीर तो हाथी जैसा है, लगता है कुर्सी अभी टूट जाएगी। वैसे ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, ये सारे के सारे लाल सिर वाले शैतान इस रेनी सिटी में कैसे आए? जो कि देखते हुआन अपने डैगर को निकाल लेता है, लेकिन डुओ से रोक लेता है। वो दोनों उन लोगों को काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं। जो कि देखते मॉन्ग उठता है और कहता है, तुम लोग हद से ज्यादा बोल रहे हो, चुप रहो। तो वो लोग उसके पास आते हुए कह रहा होता है, क्या तुम हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो? और वो उसका भी मजाक उड़ाने लगते हैं। यानो से कहता है, मॉन्ग कोई बात नहीं, ये सब कुछ ठीक है। उसे ऐसा करते हुए देख वो बंदा उससे कहता है, लगता है तुम समझदार हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, फ्यूचर में अगर तुम लोग हमें देखो तो हमारे करीब आने की कोशिश भी मत करना। तभी अचानक से कोई इसके चेहरे के ऊपर चिकन फेंक देता है, जो कि इसे बहुत ही बुरी तरीके से लगती है। और वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये कौन है और ये किसने किया? तभी अचानक रे वहाँ पे आते हुए उसके चेहरे को टेबल से दबा देता है और उसके हाथ को मोड़ देता है। ये देखते उसका साथी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो जो बंदा है वो कहता है, मुझे जाने दो। जो कि देखते उसके साथी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, प्लीज कोई हमें बचाओ, यहाँ पे कमीना पागल हो गया है। तभी यान रे के पास आते हुए कह रहा होता है, रे थैंक यू, लेकिन उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया है। तो गैरी और नेस्लेविया भी कह रही होती है, इस चीज को बड़ा मत करो, नाइट्स हमें देख रहे हैं। तो रे कह रहा होता है, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। तभी लैंसी पे आते हुए कह रहा होता है, रे उसे जाने दो, लेकिन रे उसकी बात को नहीं सुनता। लैंसी फिर से कहता है, रे टैलोन मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, उसे जाने दो। लेकिन रे अब भी उसकी बातों को इग्नोर करता है और इयान से कह रहा होता है, इयान क्या तुम्हें पता है, एक चीज है जो कि मैं बचपन से जानता हूँ, अगर कोई तुम्हारे सिर के ऊपर चढ़ के तुम्हें बुली करने की कोशिश करे तो तुम्हें उससे उसका रंग दिखाना चाहिए। और ये कहते ही वो उस बंदे का हाथ मोड़ देता है। ये देखते सभी लोग घबरा जाते हैं। रे उसे छोड़ते हुए इयान से कह रहा होता है, देखो अगर तुम उन्हें सबक सिखाओगे तो वो अपना सबक सीख लेंगे। तभी लैंसी उसके पास आते हुए कह रहा होता है, रे टैलोन तुमने मेरा ऑर्डर क्यों नहीं माना? तो रे उससे कहता है, मुझे माफ करना नाइट लॉर्ड, मेरे कान में तुम्हारे जैसे हैं, उसमें कुछ दिक्कत है, इसलिए मैं सिर्फ वही बातें सुनता हूँ जो कि मैं सुनना चाहता हूँ। और ये कहते वो फिर से खाना खाने लगता है। जो कि देखते ही लैंसी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है, रे टैलोन मैं जरूर बदला लूंगा। और कुछ समय में वहाँ पे वो तीनों नाइट्स भी आ जाते हैं, जहाँ पे बिनफोर्ड सभी लोगों से कह रहा होता है, आप सभी लोग चुप हो जाओ। तो चलो अविरन अकेडमी में कुछ डीन्स को इनवाइट करते हैं, जो कि 6 एल्डर है। ये देखते ही रे मनवन कह रहा होता है, ये 6 लोगों की ऑरा ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बिल्कुल उन लोगों की तरह लग रहे हैं जिन्होंने मुझे मारा था। विनफोर्ड उन सभी लोगों से कह रहा होता है, आज 6 एल्डर के विटनेस के तहत आप सभी के लिए नाइट असेसमेंट एक नए दौर को कंडक्ट कर रही है। इस बार का असेसमेंट रिजल्ट, इसमें हम सभी को अलग अलग रंग के नाइट बेल्ट देंगे। शायद किसी ने पहले इसके बारे में सुना हो, अगर तुम्हारा परफॉर्म बेकार होता है तो तुम्हें रेड बेल्ट मिलेगा, जिसका मतलब तुम फेल हो। लेकिन आज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि भले तुम्हें रेड बेल्ट मिले, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें कोई बड़ा प्लेस मिले। और तुम लोगों को यकीन करने की जरूरत है, क्योंकि तुम लोगों को 5 साल की उम्र में चुना गया है, तो तुम लोग नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में और भी ज्यादा टैलेंटेड हो। जो कि सुनते हुए रे मनीमन कह रहा होता है, ये बंदा काफी अच्छी स्पीक देता है, लेकिन मुझे ये जानना है कि जब मुझे रेड बेल्ट मिलेगी तो इसका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा। तभी विनफोर्ड कहता है, लैंसी मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। तो लैंसी कहता है, चिंता मत करो, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करूंगा। और ये कहते ही वो रे को देख रहा होता है। वो सभी लोगों से कह रहा होता है, इस बार 5 डिफरेंट
डिफरेंट स्टेज होगी और ये डिफरेंट स्टेज तुम्हारी नेट्स की ओवरऑल एबिलिटी को दर्शाएगी। तो इन स्टेज के नाम स्टोन ऑफ पावर, ब्लेजिंग इन्फेर्नो, अनडिटेक्टेड पैसेज, आई ऑफ प्रिसिशन और आखिरी में विल ऑफ ट्रूथ है। और पहला स्टेज स्टोन ऑफ टावर में होगा। ये कहते ही वो उन सभी को स्टोन ऑफ टावर में ले जाता है और वहाँ पे एक बड़े से स्टोन को दिखाते हुए कह रहा होता है रूल्स काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस इस बड़े से रॉक को पुश करके अपने गोल तक ले जाना है और जब तुम वहाँ पे पहुंच जाओगे तो तुम्हारा ये स्टेज पूरा हो जाएगा। हर किसी के पास 2 मौके होंगे। अगर पहला ट्राई फेल हो जाता है तो दूसरे मौके पे तुम्हें ये दस्ताने पहनने होंगे। जो कि देखते गैरी रे से कह रहा होता है, इसे देख लगता है कि ये सच में काफी ज्यादा आसान है ना? तो गैरी कहता है हाँ ये बस एक गेक का टुकड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहता कि मैं इस एग्जाम को पास करूं। तो गैरी कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तभी लैंसी कहता है इस टेस्ट के शुरू होने से पहले मैं तुम सभी को बता दूं कि इस टेस्ट का प्रोक्टर होने के नाते मैं रे तालिन को पार्टिसिपेंट से रिजेक्ट करता हूँ। ये सुनने के बाद गैरी और नस्लेविया दोनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं। नस्लेविया कह रही होती है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, आखिर रे इस टेस्ट को क्यों नहीं दे सकता? तो लैंसी कहता है क्या फेयर? मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था कि सबसे पहले तुम लोगों को अपने बड़ों के दिए गए ऑर्डर को फॉलो करना है और रे ने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। खैर उसे एक तरफ रखते हुए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। तो रे वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है वैसे भी ये चीजें सच में मेरे लिए आसान बनाती है, तो बस तुम लोग आगे बढ़ो और इस टेस्ट को पास करो। मैं नेक्स्ट स्टेज में तुम लोगों के साथ शामिल रहूंगा। और वो मन मन कहता है ये तो मेरे लिए काफी अच्छा है, अब तो गारंटी है कि रेड बेल्ट मुझे ही मिलेगी। और कुछ समय बाद वो सभी उस टेस्ट को पास कर लेते हैं, जिसे देखते हुए रे उसे कह रहा होता है बधाई हो, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन सेकंड स्टेज ये हार्ड होने वाली है तो तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो गैरी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? रे उस दूसरे प्रोक्टर को दिखाता है और कहता है देखो वो सेकंड स्टेज का प्रोक्टर है और उसे देख के ऐसा लगता है कि वो रोलैंड से है। ये देखते गैरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और कहता है क्या मैजिक? मैंने तो पहले कभी मैजिक नहीं सीखा है, आखिर हम इस टेस्ट को पास कैसे करेंगे? तो रे कहता है खैर बैटल फील्ड में कोई इसकी परवाह नहीं करेगा कि तुमने क्या सीखा और क्या नहीं, मैं बस ये गेस कर सकता हूँ कि हमें मैजिक को रेजिस्ट करने का ट्राई करना होगा। यूजुअली जो लोगों के पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल होती है वो लोग मैजिक रेजिस्ट में काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और मुझे लगता है कि वेन पास टेस्ट के जरिए हमारी ताकत और हमारी कमजोरियों को परखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढ सके। क्योंकि सुनते गैरी बड़े जोश से कहता है ये तो सेंस बनाता है, अगर क्या होगा कि मैं ऑलराउंडर जीनियस निकलूं। तो रे उससे कहता है सपना देखना बंद करो। इसी के साथ स्टेज 2 ब्लेजिंग इन्फेर्नो शुरू हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि गैरी 57 सेकंड तक टिकता है। जो कि देखते रे कहता है ये उतना बुरा नहीं है, तुम काफी टाइम तक टिके। गैरी कह रहा होता है धिक्कार है, मैं बस 1 मिनट में टिक नहीं पाया। तो वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तुमने सच में काफी अच्छा किया। इसके साथ नस्लेविया की बारी आती है, जहाँ पे वो कह रही होती है ये एक इल्यूजन है, तुम मुझे डरा नहीं सकते। और उसे पता होता है कि ये एक इल्यूजन है, जहाँ पे उसके चारों तरफ आग लग गई होती है और उसके कपड़े भी जल रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए बाहर के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं वाह ये तो 5 मिनट से भी ज्यादा टिक गई है, वो काफी अच्छी है। इसी के साथ वो भी इस टेस्ट को पास कर लेती है। अब आती है रे की बारी। रे मन मन कह रहा होता है 20 सेकंड ये मेरे लिए काफी होंगे, नहीं तुरंत हार मान लेना ही शायद मेरे लिए बेहतर होगा। उसे देखते हुए वहाँ के जो ऑडियंस होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं देखो इसके तो लाल वाल है। दूसरी तरफ रे उसे इल्यूजन में चले जाता है। वो कह रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है? तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे वो बड़ा सा ड्रैगन उसकी तरफ आ रहा होता है और वो उसे निकल लेता है। ये देखते हुए वो कहता है क्या ये मैं हूँ? और इसी के साथ रे और वो प्रोक्टर दोनों ही दूर छटक जाते हैं, जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। वो प्रोक्टर कह रहा होता है ये कर्स है, इसे रेड ड्रैगन के जरिए कर्स किया गया है। जो कि देखते ही वहाँ के सभी लोग घबरा जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, वो प्रोक्टर नीचे क्यों गिर गया है? तो दूसरा बंदा कहता है मैं तो पहले से जानता था कि वो लड़का वो बुरी खबर देने वाला है, कि वो कर्स्ड है। दूसरी तरफ उस प्रोक्टर के पास विनफुड आता है, जो कि देखते रे कह रहा होता है क्या वो ठीक है? तो विनफुड कहता है वो ठीक है, शायद बस वो थक गया है, रे तुम जाओ थोड़ा आराम करो। और वो मन मन कह रहा होता है उसकी माना पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी है, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनाता। और ये कहते वो सेक्स एल्डर के पास चले जाता है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें पता चला? तो विनफुड कहता है हाँ बहुत ही ज्यादा माना यूजिंग होने पे उसे माना डिसऑर्डर हो गया था, तो उसे रिकवर के लिए ले जाया गया है। तो उनमें से एक एल्डर कह रहे होते हैं क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बच्चों के ट्रेनिंग पर बहुत ही ज्यादा माना खर्च किया है? तो दूसरा एल्डर कह रहा होता है लेकिन इस डिग्री के ट्रेनिंग के बाद भी फेमस रोलैंड मैजिक अकेडमी के एक मैच का सारा माना कैसे खत्म हो सकता है? तो विनफुड कह रहा होता है मैं जल्दी इसका पता लगा लूंगा, वैसे क्या मैं बाकी बचे ये टेस्ट के लिए दूसरे मैच को उसकी जगह बदल सकता हूँ? तो एल्डर कह रहा होता है हाँ वही करो। और वो एक वॉरियर को अपने पास बुलाता है और उससे कुछ कहता है, जो कि देखती वो वॉरियर कहता है समझ गया, मैं तुरंत इसे पूरा कर दूंगा। तो वो जो एल्डर होता है वो रे की तरफ देख रहा होता है और कुछ समय बाद रे कह रहा होता है माना डिसऑर्डर ये क्या है? तो नस्लेविया कह रही होती है ज्यादा माना कंज्यूम करने के बाद माना डिसऑर्डर हो जाता है। तो गैरी कह रहा होता है तो उस मैच के माना तुम्हें टेस्ट करने से पहले ही खत्म हो गया, तुम तो काफी ज्यादा अनलकी हो। तो रे कह रहा होता है वेल जीनियस लोगों के लिए हमेशा ऐसा ही हार्ड होता है। उसे देखते हुए
नस्लेविया मन ही मन कह रही होती है, अजीब बात है, रोलैंड मैजिक अकेडमी का एक मेज ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसने किस कर्ज का मेंशन किया था, वो ये कह रही होती है कि तभी वो जो जगह होती है वो हिलने लगती है और वहाँ पे एक बड़ी सी अर्थक्वेक आती है, पूरी की पूरी एरेना वो धंसने लगती है और तभी बड़े बड़े पेड़ उगने लगते हैं, जो कि देखते ही सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या है, देखो ये तो मैजिक है, पूरा का पूरा एरिया पेड़ों से भर चुका है। और तभी वहाँ पे थर्ड स्टेज का प्रोक्टर कह रहा होता है, तीसरा स्टेज शुरू हो चुका है, मैं थर्ड स्टेज का प्रोक्टर हूँ, तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है और मेरे मूवमेंट को सबसे बेस्ट तरीके से रिप्लेस करना है, तो शुरू करते हैं। ये देखते गैरी कहता है ये तो पहले शुरू हो चुका है, तो रे कह रहा होता है ये काफी ज्यादा फास्ट है और वो सभी उनका पीछा करने लगते हैं, जहाँ पे रे और गैरी दोनों ही काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। ये देखते ही डैन कह रहा होता है ये दोनों में काफी ज्यादा तेज है, तो नस्लेविया भी उससे आगे निकल जाती है और उसे कहती है चलो बाद में मिलते हैं। तो डैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे कोई मेरा इंतजार तो करो। दूसरी तरफ वो प्रोक्टर मन ही मन कह रहा होता है ये शायद उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा, शायद मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। तभी वो देखता है कि मॉन्क गैरी रे काफी तेजी से उनका पीछा कर रहे होते हैं, जो कि देखते वो प्रोक्टर कहता है ऐसा लगता है कि इसे आसन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। ये कहती वो उनके ऊपर एरो शूट करने लगता है। दूसरी तरफ भागते हुए रे मन ही मन कह रहा होता है अरे मैं तो इसमें अच्छा नहीं हूँ, मुझे चारों हाथ पैरों के साथ घूमना पसंद है, ऐसे नहीं। तभी उसकी तरफ एरो से अटैक होता है, वो कह रहा होता है एरो से बच के रहना और बड़ी मुश्किल से वो सब उसे डॉज करते हैं, जहाँ पे और एक प्रोक्टर आते हुए कह रही होती है तुम्हें इतना कुछ रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है ना, उनमें से बहुत सारे हैं तो तुम्हें तुम्हारी स्केल उठानी होगी, क्या तुम जानते हो। और ये वही प्रोक्टर होती है जो कि उनपे एरो से शूट कर रही होती है। तो दूसरा प्रोक्टर कह रहा होता है ये बच्चे काफी अच्छे हैं, तुम ये देख सकते हो। तो दूसरी प्रोक्टर सभी लोगों से कह रही होती है बस वही खड़े मत रहो, उसको फॉलो करते रहो, नहीं तो तुम उसे खो दोगे। वैसे ठीक है, तुम सभी को एक एक बो को ग्रैब करना है। तो तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है और ये कहते वो भी वहाँ से चले जाती है, जो कि देखते ही सभी उन बो को पकड़ने लगते हैं, जहाँ पे रे कह रहा होता है क्या हम फोर्थ स्टेज में जा रहे हैं। तो गैरी कह रहा होता है क्या वो हमारे बो की एक्यूरेसी टेस्ट करना चाहते हैं। तो नस्लेविया आगे बढ़ते हुए कह रही होती है मुझे भी यही लगता है और वो सभी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। वो प्रोक्टर उन लोगों से कह रही होती है आगे तुम्हारा टारगेट सेटअप हो चुका है, उन 3 टारगेट को हिट करने के बाद तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। और इसी के साथ 4th स्टेज भी शुरू हो जाता है, जो कि आई ऑफ प्रेसिशन होता है। हम देखते हैं कि ये काफी ज्यादा पीछे होता है। वो मन ही मन कहता है मुझे रेड बेल्ट मिलने से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सबसे आखिर में नहीं आना चाहता। इसी के साथ वो अपनी ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है और मन ही मन कह रहा होता है थोड़ा दिखावा करना ठीक होगा शायद। तभी वो देखता है कि वो एरो बहुत ही स्पीड से गैरी की तरफ बढ़ता है, जो कि देखते ही रे गैरी को दूर धकेल देता है, लेकिन वो अपने मन ही मन कह रहा होता है मैं इससे बच नहीं सकता। तभी कोई उस एरो को शूट करते हुए रे को बचा लेता है। ये देखते वो दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये एक सिंपल टेस्ट के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी वहाँ पे वो लेडी आते हुए कह रही होती है क्या तुम लोग ठीक हो। तो गैरी खुश होते हुए कह रहा होता है हाँ हम बिल्कुल ठीक है, ये सच में काफी अच्छा शॉट था, थैंक यू। तो वो लड़की कह रही होती है इसके बारे में मेंशन मत करो, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मुझे पूरा यकीन नहीं था कि मैं ये कर सकती थी या नहीं। तभी उस लड़की की तरफ बहुत सारे एरो आते हैं, जो कि देखते ही रे कह रहा होता है सावधान रहना। और वो आगे बढ़ते हुए मन ही मन कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये अभी हमारे पास आया है और वो क्यूआई में घिरा हुआ है, ये उन एरो से बिल्कुल अलग है जो प्रोक्टर ने हम पर चलाए थे। और रे बड़ी मुश्किल से उन एरो को डॉज कर रहा होता है और मन मन कहता है क्या कोई सचमुच हमें मारना चाहता है या फिर शायद वो स्पेशली मुझे मारना चाहता है। इसी के साथ उसे जगह का लोकेशन पता चल जाता है और वहाँ पे निशाना लगाते हुए जैसे शूट करता है वैसे ही उसकी जो बो होती है वो टूट जाती है। ये देखते ही वो एक अजीब सा मुंह बनाता है। दूसरी तरफ प्रोक्टर उसे देखते हुए कह रहा होता है वहाँ पे कौन है, सामने आओ। ये कहते वो उसका पीछा करने लगती है। वो आगे बढ़ते हुए मन कह रही होती है इतनी ज्यादा फास्ट और अपने पीछे एक भी निशान ना छोड़ना। उसी के साथ वो मेरे हमलों से बच के निकल गया। आखिर ये कौन है जो कि हमारे स्टूडेंट पर अटैक करना चाहता है। और उस एरो को पकड़ते हुए सभी लोगों से कह रही होती है इसके लिए मुझे माफ कर देना, मेरा एक शॉट गलती से भटक गया था, तो तुम सब अपना टेस्ट जारी रखो। ये देखते रहे मन कहता है मुझे पूरी तरीके से पता है कि उसने तीर नहीं चलाया, वो हमसे बातें छिपाने की कोशिश कर रही है। और वो आगे बढ़ते हुए मन कहता है ऐसा लगता है कि कोई सचमुच डेंजरस इंसान यहाँ पे छुपकर आने में कामयाब हो गया। और इसके साथ सभी टेस्ट को पास कर लेते हैं, जहाँ पे रे और गैरी की बातें सुनते हुए नस्लेविया हैरान होते हुए कहती है क्या ऐसा कुछ हुआ, तुम इसकी रिपोर्ट नाइट को क्यों नहीं करते। तो रे कह रहा होता है मुझे लगता है कि उन्हें ना बताना ही बेहतर होगा। तो वो कहती है क्यों, आखिर ऐसे क्यों नहीं। तो गैरी कहता है मैं रे से सहमत हूँ, अभी प्रोक्टर ने भी हमें सच नहीं बताया है और जबकि हमें उसने झूठ बोलने की कोशिश की, वो शायद कुछ छिपाने की कोशिश कर रही होगी। अगर ऐसा कुछ सच में है जो कि हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो पर्सन कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि यहाँ पे किसी के ध्यान में ना आए हुए एंटर कर सकता है। तो जिसने हम पर हमला किया है वो बहुत ही स्किलफुल लगता है। तो नस्लेविया कह रही होती है तो फिर तुम लोग क्या करने का प्लान बना रहे हो। रे कह रहा होता है हम देखेंगे ये कैसे होता है, मैं सच में इसके बारे में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो बदमाश वो है कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो घुसपैठी होता है वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है कि तभी उसके पीछे वो प्रोक्टर आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है वहाँ पे रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम पर हमला कर दूंगी, तुम मुझे बताओ कि तुमने हमारे स्टूडेंट पर हमला क्यों किया। तो आगे बढ़ने की कोशिश
कोशिश करता है। तभी वो उसे कह रही होती है हिलना बंद करो, इस दूरी पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें एक ही मौके पर मार सकती हूँ। तो वो बंदा उससे कह रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर कहने का कुछ और नहीं है, और ये कहते ही उस पर अटैक करता है। सीन चेंज होता है जहाँ पे डेलबर्ट एक स्वॉर्ड के पास जाते हुए कह रहा होता है ये टेस्ट तुम्हारी विल पावर और तुम्हारी क्यूआई मैनिपुलेशन पर है। वो स्वॉर्ड को उठाते हुए कह रहा होता है ये स्वॉर्ड एक फायरबर्ड के अल्ट्रा बीस्ट क्रिस्टल से बनाई गई है, और जब तुम इसे पकड़ते हो तो ये आग छोड़ती है। तुम लोगों ने अभी तक क्यूआई का यूज करना नहीं सीखा होगा, लेकिन तुम अपने स्पिरिट को इकट्ठा करके अपनी विल पावर से इसे कंट्रोल करने का ट्राई कर सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहला स्टूडेंट आ सकता है, और इसी के साथ साथ द 5th स्टेज विल ऑफ ट्रुथ शुरू होती है, जहाँ पे इयान उसे पकड़ता है जिससे कि वो स्वॉर्ड बहुत ही तेजी से जलना शुरू हो जाती है। इसी के साथ इयान का चेहरा भी जलने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा एल्डर के सामने माफी मांग रहा होता है। एल्डर उससे कहता है तो तुम कह रहे हो कि तुम ना केवल फेल हुए बल्कि उस प्रॉक्टर ने तुम्हें ढूंढ लिया था। वो कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड ये जो एल्डर होता है ये एल्डर गिब्बी होता है। वो उसे कहता है खैर मेरा मानना यह है कि मैंने कभी भी इस मुद्दे को तुरंत हल करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कम से कम इसने हमारे फॉलोअर्स को सिग्नल तो भेजा। ये कहती वो उस मास्क को पहनता है, एंड ये जो मास्क होता है ये गोल्डन मास्क होता है जिसका यूजर अपने अपीयरेंस को चेंज कर सकता है। और वो कह रहा होता है वो प्योर ब्लड गिल्ड कभी डिसअपीयर नहीं हुआ है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि गैरी भी उस स्वॉर्ड को उठा लेता है जिससे कि फायर निकलने लगती है, बट ये थोड़ी कम होती है। अब इस बार रे की बारी होती है जहाँ पे नेस्लेविया गैरी से कह रही होती है गैरी मैं कुछ समय से तुमसे ये पूछना चाहती थी क्या रे सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो रे कह रहा होता है रे कम से कम मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डैन कह रहा होता है क्या, हालांकि 4 टेस्ट के रिजल्ट ये काफी ज्यादा डरावने थे। तो नेस्लेविया गैरी से कह रही होती है तुम्हारे मन में ऐसा थॉट क्यों आया। तो रे कहता है पिछली बार जब हम लड़े थे तो मैं आसानी से जीत गया था, लेकिन 10 साल पहले मेरे ऊपर एक इंटरमीडिएट रैंक डिमोनिक वुल्फ ने अटैक किया था, लेकिन रे वो था जिसने उसे हराया था और उसने मुझे बचाया था। ये देखते डैन हंसने लगता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, हम तब सिर्फ 5 साल के बच्चे थे और वो तब कैसे एक इंटरमीडिएट रैंक के बीस्ट को मारने में काबिल कैसे हो सकता है। ये प्रोबेबली एक बड़ा सा भेड़िया था और कुछ नहीं। तो नेस्लेविया मन ही मन कह रही होती है अगर रे सचमुच इतना ज्यादा पावरफुल होता तो फिर वो अपनी एबिलिटी क्यों छुपाता। हम देखते हैं रे स्वॉर्ड को पकड़ता है जहाँ भी वो सिस्टम वहाँ पे अपेयर होता है और उसे कह रहा होता है अल्ट्रा ग्रेट बीस्ट सिस्टम क्रिस्टल क्या तुम इसे ऑब्जर्व करना चाहोगे, जिसकी वजह से उस स्वॉर्ड से कोई भी फिल्म बाहर नहीं निकलता। जो कि देखते ही डेलबर्ट कह रहा होता है इससे तो कोई भी फिल्म बाहर नहीं निकला। रे उसे उठाते हुए कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये टूटा हुआ है। ये कहते वो उसे हिला रहा होता है। तो जो दूसरे लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं क्या वो सच में टूट गया, वो अब चमक नहीं रही है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है इस आदमी के साथ हमेशा से ही कोई एक्सीडेंट होता रहता है। तो डेलबर्ट उस स्वॉर्ड को लेते हुए कह रहा होता है हटो ये मुझे दो। वो स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है ये एक अल्ट्रा ग्रेट बीस्ट क्रिस्टल से बनाया गया है। ये कहते हुए रे के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है एलोर किंगडम का ट्रेजर आखिर तुमने इसके साथ क्या किया है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि उसने इसको ऑब्जर्व कर लिया है। रे उसे कह रहा होता है क्या मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, आखिरकार ये एक अल्ट्रा ग्रेट बीस्ट क्रिस्टल से बना एक वेपन है और वैसे कहने की कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम मुझे पागलों की तरह घूर रहे हो। ये देखते डेलबर्ट काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी वहाँ पे वो नाइट आते हुए कह रहा होता है सर डेलबर्ट यहाँ पे एक बहुत ही अर्जेंट रिपोर्ट है। तो डेलबर्ट कह रहा होता है क्या, बताओ क्या हुआ। तो वो जो नाइट होता है वो उसे धीरे धीरे कुछ कह रहा होता है जो कि सुनते ही वो काफी ज्यादा रन होता है। डेलबर्ट सभी लोगों से कह रहा होता है आज का टेस्ट ये यहाँ पर खत्म होता है और तुम सब अपने कमरे में वापस लौट सकते हो और डिनर टाइम में इकट्ठा हो जाना, तब तुम सभी को तुम्हारे बेल्ट दे दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ रे ये सब देखते काफी ज्यादा रन होता है। डेलबर्ट उससे कह रहा होता है रे तुम यहाँ से जा सकते हो। तो रे मनी मन कह रहा होता है क्या उस नाइट ने जो कहा क्या वो सच है, और हमें पता चलता है कि रे ने उन सभी बातों को सुन लिया होता है। जहाँ पे वो नाइट डेलबर्ट से कह रहा होता है डेलबर्ट 4th टेस्ट का प्रॉक्टर अभी अभी मारा हुआ पाया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लाश के पास विनफोर्ड पहुंचता है। नाइट्स उससे कह रहे होते हैं जब हम यहाँ पे पहुंचे तब हमें ये मरी हुई मिली। तो विनफोर्ड मनी मन कह रहा होता है उसका बॉडी अभी भी गर्म है तो इसलिए उसके मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आखिर इस दुनिया में कौन है जो कि ये सब करने की कोशिश कर रहा है, और वो लोगों से कह रहा होता है तुरंत इसकी रिपोर्ट एल्डर से करो जल्दी। एंड इसके साथ ये एपिसोड और ये सीरीज यहाँ पर खत्म होता है, यानी कि इसके आगे के चैप्टर अभी तक नहीं आए हैं। एंड जैसे अगर इसके आगे के चैप्टर आ जाएंगे तो मैं उसे एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। वैसे इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है क्योंकि ये वीडियो पहले ही एक बार खराब हो चुकी थी, फिर से मैंने इसको बनाया है। तो इसीलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसका लाइक एम है 4K लाइक। तो जल्दी